नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अमन और आज मैं काफ़ी समय बाद आप सबके बीच में एक हिमाचली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो मुझे एक वेब पेज से मिली है जिसका नाम है इन हिमाचल। तो ना तो इन हिमाचल वेब पेज और ना ही मैं भूत प्रेत होने का दावा करते हैं। तो आप इस कहानी को एज एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लें। तो करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। तो दोस्तों, इस कहानी को जिस शख्स ने इन हिमाचल वेब पेज पर डाला है उन्होंने अपनी इस पहचान को गोपनीय रखा है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जिन्होंने इस कहानी को भेजा है उनका नाम है मोहित। मोहित के पापा हैं इस कहानी में। और मोहित के पापा का एक दोस्त है जिसको मोहित संजू चाचा कहकर बुलाता है। तो अब मैं मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी लगभग 30-32 साल पुरानी है। उस वक्त शायद मेरी उम्र 12-13 साल लगभग होगी। तो मेरे पापा के दोस्त जिनका नाम संजू है, जिनको मैं अक्सर संजू चाचू कहकर बुलाता था, उनकी शादी थी। सुजानपुर साइड उनके घर थे और उनकी जो बारात जानी थी वो जानी थी मंडी के संधोल इलाके में। तो मैं भी पापा के साथ जिद कर रहा था बारात में जाने के लिए, लेकिन मेरे पापा मेरे को बार बार बोल रहे थे नहीं मोहित, तू अपनी मम्मी के साथ घर चला जा। तो मैं नहीं मान रहा था। आखिरकार पापा मेरे को बारात में ले जाने के लिए राज़ी हो गए। और जैसे ही हम सब ने दोपहर में धाम का आनंद उठाया, उसके बाद शाम के टाइम जैसे ही बारात बस में भरी, उस टाइम ज़्यादातर लोग बसेज में ट्रैवल करते थे। आजकल तो खैर अपने अपने व्हीकल्स हो गए, अपने अपनी गाड़ियों में लोग जाते हैं बारात में। तो उस टाइम बसेज में जाते थे, तो हम सब बसेज में बैठ के और हमें पहुंचना था मंडी के संधोल गांव में। तो बारात की जो बस थी वो बुरी तरह से भरी हुई थी और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर वो संधोल की तरफ आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही संधोल के इलाके में पहुंचे तो बस एक जगह आकर रुक गई। तो सबने बोला कि अब हमको यहाँ पर उतर जाना है और आगे का जो हमें सफ़र है वो पैदल तय करना है। और बीच में एक खड्ड आती है, उस खड्ड को पार करके हमें दुल्हन के गांव में पहुंचना है। लेकिन बाराती जो थे वो सारे नशे में धुत थे, नाचते गाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तो जो बारात में बड़े बुजुर्ग थे जो बारात को गाइड कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हमें दुल्हन के घर 7 बजे से पहले पहुंचना है, क्योंकि लगन का जो बेला था वो 7 बजे का था। लेकिन बाराती भला किसकी सुनने वाले थे। वो कई तो बिल्कुल कछुओं की चाल चल रहे थे और कई घोड़ों की तरह दौड़ रहे थे। तो जैसे तैसे वो चल रहे थे, आगे बढ़ रही थी बारात। तो मैंने सुना था उन सबसे कि हमें बीच में एक खड्ड पार करके उस दुल्हन के गांव में जाना है। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बचपन से ही मेरे को ऐसे मतलब पानी वाली जगहों को देखने की बड़ी लालसा थी। तो जैसे ही मैं खड्ड के समीप पहुंचा तो मैंने खड्ड में देखा तो मुझे खड्ड में पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। खड्ड में पूरी तरह से पत्थर ही पत्थर भरे पड़े थे। तो जैसे प्रतीत हो रहा था कि ये खड्ड जो थी वो पानी की नहीं थी, पत्थरों की खड्ड थी। तो हम खड्ड को पार करके आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, जैसे तैसे बारात जो थी वो खड्डों नालों का सफ़र तय करके दुल्हन के घर पहुंची। और दुल्हन के घर पहुंचकर जो भी हिंदू रस्मों रिवाज के साथ जो विवाह होना था उसकी रस्में जो थी वो चालू हो गई थी। दूल्हा जो था वो बेदी में बैठा हुआ था, बाराती अपने नाच गाने में व्यस्त थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। और अचानक से एक आवाज़ आई और जितने भी बाराती थे वो भागकर मंडप की ओर भाग गए। और वहाँ पर देखा गया कि 2-4 लोगों ने दूल्हे को एकदम से पकड़ रखा है। और जो पूजा की जो सामग्री थी, हवन था, हवन की जो लकड़ियाँ थी वो सब इधर उधर बिखरी पड़ी थी। दूल्हे का जो चेहरा था वो पूरी तरह से लाल हो गया था। दूल्हा कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था, दूल्हे ने अपना सेहरा फेंक दिया था। और मैं ये सब चीज़ें देखकर हैरान हो गया था कि संजू चाचू जो इतने मतलब शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे वो ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा जी, ये संजू चाचा को क्या हुआ है। तो मेरे पापा ने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम जाके खाना खा लो। जहाँ पर सारे लोग हिमाचली धाम खा रहे थे तो मैं भी पंगत में धाम खाने के लिए बैठ गया। लेकिन मेरा ध्यान जो था वो संजू चाचू की तरफ ही था जो बेदी में बैठे हुए थे। तो इतने में ही मैं खाना खाकर हटा और मैं बुजुर्गों के साथ खड़ा हो गया। तो बीच में कुछ एक बुजुर्ग बोल रहे थे कि लाड़े जो झपट लगी हो। तो इसका मतलब वो कि लाड़े को मतलब जो दूल्हा है उसे किसी अटपटी चीज़ का साया लग गया है। तो दोस्तों, ये जो मंजर था ये लगभग आधे पौने घंटे तक ऐसे ही चला रहा।
शादी वाला घर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई रणभूमि है। दूल्हा जो था वो 45 से 40 मिनट तक बेहोशी की हालत में ही पड़ा रहा। जो पंडित लोग थे वो कुछ मंत्र बोल रहे थे। फिर जाके दूल्हे को आधे पौने घंटे के बाद होश आई। तो मेरे पापा ने मेरे को बगल वाले घर में सुला दिया था, जहाँ पर बारातियों के सोने का इंतज़ाम किया था, जिसे हम हिमाचली भाषा में डेरा कहते हैं। तो वहाँ जाकर मेरे को सुला दिया गया था। तो जैसे ही मैं सवेरे उठा तो शादी की जितनी भी रस्में थी वो सब पूरी हो चुकी थी। संजू चाचा की हालत थोड़ी ठीक थी। तो उस टाइम जब सवेर हो गया था तो दुल्हन की विदाई होनी थी। उससे पहले खाना वगैरह था, तो सारे लोग खाना वगैरह खा रहे थे। तो दोस्तों, पहले के दौर में जो बारातें जाती थी उसमें टोटली पुरुष लोग ही बारात में जाया करते थे। महिलाएं उसमें बहुत कम जाती थी, या तो जाती ही नहीं थी। और अगर जाती भी थी तो वो मतलब या तो जिन्होंने रिश्ता करवाया होता था वो जाती थी, या कोई और। तो उस टाइम पुरुष लोग ही ज़्यादातर बारातों में जाया करते थे। खैर आजकल तो ये बराबर का हिसाब किताब हो गया, जितने पुरुष जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा महिलाएं बारात में जाना पसंद कर रही है। तो संजू चाचू की जो दुल्हन थी उसकी विदाई हुई, तो वो अपने परिजनों को छोड़ रही थी, तो वो रो रही थी। उसको पालकी में बिठा दिया था। तो जैसे उसकी जो पालकी थी, दुल्हन की जो पालकी थी, वो उसके घर से आगे की ओर बढ़ रही थी, जैसे मान लो खड के रास्ते की ओर बढ़ रही थी। तो जो दुल्हन थी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, अपने घर वालों को छोड़ रही थी, तो रो रही थी। तो हम भी आगे आगे बढ़ रहे थे। हम में क्रियोसिटी थी कि हम जल्दी से खड पार करेंगे और बस में जाके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, कहारों ने पालकी को उठाया हुआ था, जिसे खड के रास्ते से पार लेकर जाना था, जहाँ पर बस और जो गाड़ियाँ थी वो खड़ी हुई थी। तो हम भी आगे की ओर बढ़ रहे थे और अचानक से हमें पीछे से शोर सुनाई दिया। तो हम पीछे मुड़कर देखने लगे तो देखा कि जो कहार थे उन्होंने पालकी को एक जगह रोक दिया है, और पालकी के अंदर में जो दुल्हन बैठी थी वो उसके गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से वो गुर्राए जा रही थी। तो दुल्हन के भाई ने पालकी का पर्दा हटाया और दुल्हन से बात करी, लेकिन दुल्हन बार बार गुर्राए जा रही थी। पालकी के अंदर जो शीशा रखा हुआ था उसको देखकर उसने अपनी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी कर रखी थी, और मतलब कुछ अजीब सी आवाज़ें वो निकाल रही थी। तो दोस्तों, इतने में ही सुनने में आया कि जो पालकी थी वो अब आगे नहीं बढ़ रही थी। जो कहार थे वो भी जोर लगा रहे थे, दुल्हन के भाई जोर लगा रहे थे, जो बाराती थे वो भी पालकी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, लेकिन पालकी जो थी वो टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे लोग जो थे वो परेशान हो गए थे। कई लोग बोल रहे थे कि बुजुर्गों से पूछो कि ये क्या हो रहा है। तो जो दुल्हन थी अंदर, वो कुछ अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी आवाज़ें निकालना अब और भयंकर हो गई थी। तो किसी ने बोला कि पालकी को नीचे मत रखना और जल्दी जल्दी लाड़े उसका मतलब जल्दी से दूल्हे को बुलाओ। तो सारे लोग देखने लगे कि दूल्हा कहाँ है। तो भाई दूल्हा जो था वो खड्ड में दौड़ लगा रहा था, कभी इधर से उधर भाग। तो दोस्तों, ये पालकी को खींचने की रस्साकसी कहारों, बरातियों, दुल्हन के भाइयों, दूल्हे के बीच चलती रही। तो इतने में ही पालकी के अंदर से एक डरावनी भयंकर आवाज़ आई, माँ नहीं जाना देनी है, मतलब मैं नहीं जाने दूंगी इसको। तो इस आवाज़ को सुनकर जितने भी जहाँ पर बाराती जो थे वो डर गए। तो इन्हीं बातों के बीच में एक बुजुर्ग आदमी ने पालकी का पर्दा हटाया और उस दुल्हन से पूछा कि कौन है तू। तो अंदर से एक और भयंकर डरावनी आवाज़ आई, माँ कोई भी यूँ है पर माँ ए जाना नहीं देनी, मतलब मैं कोई भी हूँ पर मैं इसको नहीं जाने दूंगी। तो ये सब चीज़ों को देखकर सारे लोग जो थे वो डर चुके थे। दूल्हा भी अजीब तरीके से बड़बड़ा रहा था, जैसे वो रात को उसने बेदी में किया था वैसे ही वो दोबारा से करे जा रहा था। वो बेहोश हो चुका था। तो अब पालकी भी नीचे नहीं रख सकते थे, पालकी उठाने वाले भी थक चुके थे, और बार बार कभी दुल्हन के भाई पालकी उठाए, कभी कहार पालकी उठाए, कभी बाराती पालकी को उठाने में सहयोग कर रहे थे। तो बीच में से एक बुजुर्ग ने बोला कि इस गांव में कोई चेला होगा, मतलब जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो। तो वहाँ पर एक चेला आया। उसने कुछ एक मंत्र जो थी वो उसकी जो विद्या थी उसने उसका इस्तेमाल किया और कुछ एक मंत्र फूंके। तो सबसे पहले उसने दूल्हे को टीका लगाया, तो दूल्हा जो था वो होश में आ गया। तो उस चेले ने बोला कि दूल्हे की जो तलवार थी वो कहाँ है। तो सारे लोग परेशान हो गए कि दूल्हे की तलवार कहाँ है। तो दूल्हा तो ऐसे खड्ड में भाग रहा था। तो दोस्तों, ऐसे तैसे करके तलवार जो थी वो मिल गई थी। तो चेले ने उस तलवार का जो कपड़ा था वो हटाया और दूल्हे को कहा कि तू पालकी के चक्कर लगा। तो दूल्हा भी वैसे ही करने लगा।
तो दूल्हे ने लगभग 2 से 3 चक्कर पालकी के लगाए और दुल्हन की जो पालकी थी वो एकदम से हल्की हो गई और जो दुल्हन थी वो तो बेहोशी की हालत में थी। उसके ऊपर पानी वगैरह के छींटे फेंके, फिर वो जाके होश में आई। तो पालकी भी अब हल्की हो चुकी थी और उस चेले ने कहा कि जल्दी से इस खट से निकल जाओ, नहीं तो कुछ भी बुरा हो सकता है। तो फिर जो कहार थे, जो दुल्हन के भाई थे, उन्होंने जल्दी जल्दी पालकी को उस खट से बाहर निकाल दिया और बारात जो थी वो अपने घर पहुंच गई। तो बाद में मैंने अपने पापा से इस कहानी के बारे में पूछा, इस घटना के बारे में पूछा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हादसे हिमाचल प्रदेश में होते रहते हैं, खड्डों में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। तो उस चेले ने कहा था कि अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते या उस पालकी को नीचे रख देते तो शायद दुल्हन की मौत हो सकती थी और दूल्हा भी अचेत अवस्था में था, तो शायद दूल्हा भी अपने प्राण त्याग सकता था। तो मैं इन सब चीज़ों के होने का दावा पेश नहीं करता हूँ। ये कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, क्या नहीं है, ये आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके दे सकते हैं। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।